तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हरियाणा डीएलएड फर्स्ट ईयर क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जो आपकी पहली बुक है उसके बारे में। और आज इस वीडियो में हम उस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक है, उनको कवर करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं उनको एग्जाम्स की परमिशन मिल चुकी है, उनमें जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो उसी को देखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है और इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको आज कवर करेंगे। और ये वीडियो आपकी जो है 2 से 3 पार्ट में आएगी, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उन्हीं को रखा गया है। तो आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में हम बात करेंगे वृद्धि तथा विकास की। और ये टॉपिक आपने पहले भी कभी बुक में पढ़ा होगा या सुना होगा, जिसमें वृद्धि का मतलब ग्रोथ होता है, विकास का मतलब डेवलपमेंट होता है। तो वृद्धि तथा विकास से क्या तात्पर्य है और इनके मध्य अंतर को स्पष्ट करें। तो बिल्कुल सीधी सरल भाषा में आज हम इसको सीखेंगे, समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। वृद्धि का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर के भार, उसके वेट से, उसके आकार आदि के बढ़ने से होता है। वृद्धि एक आयु के बाद रुक जाती है, अर्थात वृद्धि को मापा जा सकता है और यह सीमित होती है। लड़कों के विपरीत लड़कियों की वृद्धि विकास पहले होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। और जब व्यक्ति के शरीर का वेट बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, या उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो इंक्रीज होना शुरू होते हैं, बढ़ते हैं, तो उसको हम वृद्धि का नाम देते हैं। और वृद्धि को आसानी से मापा जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है। वृद्धि सीमित होती है क्योंकि एक आयु होने के बाद, एक एज की प्राप्ति के बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि लड़कों की हाइट 18 साल के बाद नहीं बढ़ती है। ऐसे कई तरह की जो है बातें चलती हैं। लड़कों के विपरीत लड़कियों की वृद्धि का विकास पहले होता है। अगर आप देखेंगे कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों के अपोजिट, लड़कियों का डेवलपमेंट या जो ग्रोथ है वो पहले होता है। लड़कियों के जो वृद्धि की एज मानी जाती है वो मानी जाती है 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियां जल्दी से ग्रोथ करती हैं, जबकि लड़कों की ग्रोथ जो होती है वो 14 से 18 की एज में होती है। ठीक है, तो ये वृद्धि का अर्थ था। आगे देखते हैं विकास। विकास का अर्थ व्यक्ति के संपूर्ण परिवर्तन से होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक यानी इमोशनली, इसका मतलब होता है आदि। तो जब व्यक्ति में संपूर्ण तरह का विकास होता है, शारीरिक फिजिकल भी विकास हो, मानसिक मेंटली भी हो, सोशल भी हो और इमोशनली भी हो, तो उसको हम विकास कहते हैं। और विकास, ये ध्यान रखना, विकास को कभी हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते। मानव का जन्म से मृत्यु तक शारीरिक मानसिक विकास होता है। विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को कहते हैं। जब व्यक्ति में क्वालिटी जो इंक्रीज होना शुरू होती है तो उसको हम विकास बोलते हैं, जबकि यहाँ पे क्वांटिटी होती है। वृद्धि में क्वांटिटी बढ़ती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विकास में क्वालिटी होती है जो क्वालिटी को माप नहीं सकती। विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है, यानी कि पैटर्न में होता है। जैसे बच्चों में विकास की बात करोगे तो सिर से शुरू होकर पैरों तक विकास चलता है। ठीक है, ऐसे अगर भाषा की बात करें तो भाषा में बच्चा पहले टूटे फूटे शब्दों को बोलता है, फिर प्रॉपर शब्दों को बोलना सीखता है। तो विकास एक क्रम में होता है जो रुकता नहीं है, बल्कि जीवन भर विकास चलता रहता है। विकास की विभिन्न अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और प्रत्येक की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। मानव का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास निरंतर लगातार होता रहता है। बालक की बुद्धि, यौवन, पोषण, ग्रंथियों का स्राव, जो ऑर्गन्स हैं उसके, भौतिक वातावरण जो एटमॉस्फेयर है, रोग बीमारी, प्रजाति परिवार, जो भी उसके जीन्स हैं, और स्थान हो गया, कल्चर संस्कृति आदि का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। हम बच्चे को जिस तरीके का एटमॉस्फेयर देंगे उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। जैसा एटमॉस्फेयर उसको मिलेगा, जैसा परिवार, जैसे दोस्त, जैसा आस पड़ोस उसको मिलेगा, वो सारा प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। जब विकास की अवस्था की बात की जाती है तो आपको पता होगा गर्भावस्था का टाइम होता है 0 से 9 माह। फिर आती है शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। फिर पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था जिसे हम बोलते हैं आंधी व तूफान की अवस्था 13 से 19 वर्ष। फिर आती है प्रौढ़ावस्था, ये भी 2 भागों में होती है, पूर्व प्रौढ़ा, उत्तर प्रौढ़ा, जिसमें हम 18 से लेके 40 तक में एक पूर्व प्रौढ़ा को देखते हैं और 40 के बाद उत्तर प्रौढ़ा को देखते हैं, वो चलती है 60 तक। तो प्रौढ़ावस्था आती है जिसे मेच्योरिटी भी कहते हैं, और फिर आती है वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे की अवस्था। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास में यहाँ पे अंतर बताया गया है। तो पहले हम वृद्धि को पढ़ते हैं। वृद्धि जो है विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक आयु के बाद रुक जाती है, जबकि विकास यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है।
वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति, इसमें उन बदलावों को देखते हैं जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, यानी सपोज जिनको हम आसानी से माप सकते हैं। जबकि विकास में गुणात्मक क्वालिटी वाली चीजें और परिमाणात्मक जो मेजर कर सकते हैं उन दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें हमें दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। वृद्धि विकास के साथ चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। वृद्धि विकास का ही एक रूप है, ये ध्यान रखना आप, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि रुक जाती है, विकास कभी नहीं रुकता। वृद्धि विकास का एक चरण है, विकास में वृद्धि भी शामिल होती है, इसलिए हमने परिमाणात्मक को यहां पे लिया है, जबकि विकास में मैंने आपको गुणात्मक के बारे में बताया था। परिमाणात्मक इसलिए लिया गया है, मेजर वाली चीजों को इसलिए लिया गया क्योंकि वो भी विकास का हिस्सा होती है, क्योंकि वृद्धि विकास के साथ चलती है। वृद्धि के परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है, विकास को केवल अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करती है, शरीर का आकार बढ़ना, वेट बढ़ना, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों के बदलावों को संपूर्ण रूप से परिवर्तित करता है। इसमें हम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सारी चीजों को जो है क्या करते हैं, समझते हैं, उनमें परिवर्तन देखते हैं। यह सीमित अर्थ रखती है, एक समय के बाद यह रुकती है। यह व्यापक अर्थ रखती है, इसकी कई सारी परिभाषाएं दी जाती है, जबकि इसके लिमिटेड अर्थ होते हैं। वृद्धि से विकास भी हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि अगर होगी बच्चे में तो विकास हो भी सकता है, नहीं भी। सपोज एक बच्चा डेवलप मतलब उसकी ग्रोथ तो बहुत जल्दी, हाइट तो बढ़ गई, पर मेंटली डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाया, जबकि वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। वृद्धि नहीं होगी तो विकास भी नहीं होगा। अब आते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप पिछले साल की क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पूछे जाते हैं अक्सर। अगर चाहे वृद्धि का पूछे चाहे विकास के सिद्धांत पूछे तो आपको यही आंसर में देना है। किसी भी व्यक्ति विशेष में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के बाद होने वाले बदलाव कुछ विशेष सिद्धांतों के द्वारा होते हैं। जब व्यक्ति में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस जो है कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर चलते हैं, किसी नियमों के अनुसार होते हैं। उन सिद्धांतों को वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कहा जाता है। जैसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें चीजें कंटिन्यू चलती है। वृद्धि विकास व्यक्ति में मां के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चे का ध्यान रखना, वृद्धि विकास मां के गर्भ से शुरू हो जाता है। एक छोटा बच्चा जब उसके ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मां की कोख से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, और जो कि मृत्यु तक होता है। यह विकास लगातार निरंतर प्रवाह है, यानी कि चलता रहता है हमेशा। वृद्धि और विकास की गति किधर समान नहीं रहती, ये थोड़ा सा गलत है। वृद्धि और विकास की किधर नहीं, ये होगा दर। वृद्धि और विकास बराबर होता रहता है, परंतु उसकी गति जो होती है वो सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं रहती। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति तेज होती है, मतलब विकास जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वृद्धि विकास बहुत तेज होता है, परंतु कुछ वर्षों के बाद यह बहुत मंद यानी धीमा पड़ जाता है। परंतु दोबारा जब किशोरावस्था आती है, जब बच्चा टीनेज में आता है तो प्रारंभ मतलब शुरुआत में फिर से किशोरावस्था में तेजी से वृद्धि विकास होने लगता है। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालकों का, बच्चों का जो विकास और वृद्धि है वो उनकी अपनी व्यक्तिगत यानी अपनी पर्सनल जो डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल, उनके अनुसार होता है। हर बच्चे में एक जैसी क्वालिटी तो होती नहीं है, वह अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं। जिस बच्चे में जिस प्रकार की क्वालिटी होगी वो उसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ेगा। यह अंतर बच्चों में वंशानुक्रम, जो उनके जीन्स हैं और उनके स्थान और वातावरण के भिन्नता के कारण आते हैं। बच्चे को जो जीन्स माँ बाप से मिलेंगे, जिस क्षेत्र में जिस माहौल में बच्चा बढ़ेगा, जीवन का विकास करेगा, उसी तरीके से उसका विकास आगे और उसकी वृद्धि होगी। अगर बच्चा अच्छे लोगों में रहेगा तो अच्छी आदतें उसमें आएंगी, अगर वो गलत लोगों में रहेगा तो गलत व्यवहार को सीखेगा। फिर आता है विकास क्रम की एकरूपता। विकास की गति एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। भले ही लोगों में डिफरेंसेस होते हैं पर विकास एक क्रम में होता है। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण कैसे कि जब हम विकास की बात करते हैं दोस्तों, तो विकास में क्या होता है, विकास एक ही जाति के लोगों में, जानवरों की बात की जाए, इंसानों की बात की जाए, तो जिस भी प्रजाति की हम बात करेंगे उनमें विकास एक क्रम में होता है, एक सिरे से। कैसे? उदाहरण अगर मनुष्य जाति की बात करेंगे तो मनुष्य जाति के जो सभी बालक हैं उन बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ शुरू होती है, और इसी तरह बालकों में सिर से शुरू होकर मतलब पैरों तक विकास चलता है। पहले वो सर की मूवमेंट शुरू करेगा, फिर धड़ चलेगा, फिर उसके बाद हाथ पैर जो है काम करना शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार से
बालकों में गत्यात्मक जो गति है और जो भाषा का विकास है उसमें भी निश्चित प्रतिमानुरूप क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। मतलब वो विकास भी भाषा का भी एक जो है विकास क्रम के अनुसार, विकास के अनुसार होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है दोस्तों। कैसे कि विकास और वृद्धि की भी सभी दिशाओं में विशेष क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। अब बच्चा स्टार्टिंग से ही डिफिकल्ट चीजों को करना नहीं सीखता, पहले वो साधारण चीजों को करना सीखता है। एग्जाम्पल, बच्चा पहले उंगली चलाएगा, उसके बाद वो हाथ चलाना सीखेगा। पहले वो कैसे करेगा, पहले धीरे धीरे, पहले जो हाथों से चीजों को आप कोई चीज बच्चे के आगे रखोगे तो वो हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हाथों को मारेगा, झटके मारेगा, एकदम से तो नहीं पकड़ में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, उसका चीजों को पकड़ना सीखता है वो। तो वही चीज मैं बताता हूँ कैसे कि बच्चे की प्रकृति शुरू में सामान्य होती है, बिल्कुल नॉर्मल होता है वो, परंतु बाद में विशेष बन जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चा अपने हाथों से कुछ चीजें पकड़ने से पहले इधर उधर हाथ मारने की चेष्टा कोशिश करता है, लेकिन वृद्धि और विकास के बाद उसकी अंगुलियां वस्तु को पकड़ने योग्य बन जाती हैं। इसी प्रकार भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्दों को ही सीखता है। मतलब विशेष जो डिफिकल्ट वर्ड है बाद में सीखेगा, पहले कॉमन जो वर्ड है वो उनको सीखेगा। फिर आते हैं एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। बच्चे का जो विकास है वो दोनों सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य की ओर बढ़ता है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण लाना सीखता है। पहले हाथों को झटके मारेगा, फिर उंगली चलाना सीख जाएगा, फिर उंगली और हाथ दोनों को एक साथ वो कांटेक्ट करना या दोनों को कंट्रोल करना सीख जाता है। फिर आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, आपसी संबंध का, कि विकास जो है वो एक दूसरे से संबंधित कैसे होते हैं। विकास की सभी दशाएं हैं। विकास मतलब कई तरह का होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक आदि। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सपोज अगर किसी बच्चे की हाइट जल्दी इंक्रीज हो रही है तो उसका मेंटली जो है शक्ति वो भी अच्छी बढ़ सकती है, सोशल चीजों में एक्टिव रहेगा, इमोशनली भी बहुत आगे बढ़ेगा, कई सारी चीजों में वो बच्चा आगे बढ़ता है। यानी एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट डालता है पॉजिटिवली। जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, जो बच्चे बहुत जरूरत से ज्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, वह शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। यानी कि वो सोशल भी होते हैं और फिजिकल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमी दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक भी सिद्ध होती है। अगर बच्चा, सपोज मैंने कहा कोई बच्चा है और उसका शारीरिक जो ग्रोथ है, फिजिकली जो ग्रोथ है वो रुक जाए, तो उससे क्या होगा, उस पर मेंटली प्रेशर भी पड़ जाएगा, वो बच्चा सोशल चीजों में भी नहीं जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। तो एक ग्रोथ या एक डेवलपमेंट का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी पड़ता है और नेगेटिव भी पड़ता है। और एक क्षेत्र में विकास होगा तो वो आगे पॉजिटिव लेके जाएगा, वरना एक में वो नेगेटिव भी लेके जा सकता है। आगे आते हैं, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। जब बच्चा जीवन में आगे बढ़ता है तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, टीचर किसी बच्चे की वृद्धि विकास को देख के, उसकी एबिलिटी जो भी है या जिस तरीके से वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है उसको देख करके उसकी भविष्यवाणी कर देता है टीचर कि यार ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, देख लेना। इसके साथ भविष्य में उसके विकास की गति भी निर्धारित की जा सकती है कि भविष्य में क्या क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। यह भविष्यवाणी केवल विद्यार्थियों के विषय में ही की जा सकती है। स्टूडेंट्स को ही ध्यान में रखकर ये सब भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। फिर आता है, वंशानुक्रम और विकास दोनों ही आवश्यक है। एक बच्चे का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की उपज होता है। वंशानुक्रम, और वैसे तो यहाँ पे वातावरण होना चाहिए, ध्यान रखिएगा वातावरण है, कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही आवश्यक होते हैं विकास के लिए। एक बच्चे को जिस प्रकार के जीन्स मिलेंगे, जैसा वातावरण मिलेगा, उसी प्रकार से उसका विकास होगा। फिर आता है देशज और देशी अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन जिसे कहते हैं। जैसे ही बच्चा अपने कार्य करने, सोचने तथा महसूस करने की क्षमता में परिपक्व यानी कि मैच्योर होता है, उसमें इसका सही उपयोग करने की प्रेरणा आ जाती है और वह इसे पूरे हृदय दिल के साथ करता है। जहां बच्चे को अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, जहां अच्छा मोटिवेट होगा, उसी तरीके से अपने कार्य को पूरा करेगा। फिर आता है संघर्ष का सिद्धांत। जब बच्चा परिपक्वता, मैच्योरिटी की तरफ विकसित होता है, आगे बढ़ता है, तो उसके मन में अनेक प्रकार की प्रतिद्वंदिता, कॉम्पिटिशन यानी कि संघर्ष का जन्म होता है। बच्चा अपनी परिपक्वता के लिए इनके विरुद्ध संघर्ष भी करता है। जब जीवन में बच्चा आगे बढ़ता है तो कई प्रकार के संघर्ष वो देखता है और उन संघर्ष का क्या करता है, सामना भी करता है। ठीक है, उनसे लड़ता भी है, उन्हें पार करने की कोशिश भी करता है।
फिर आता है पूर्व अनुमान का सिद्धांत। बच्चा अपने विकास की प्रक्रिया में आत्म सुधार की क्षमता का भी उपयोग करता है। वृद्धि और विकास के साथ साथ बच्चा क्या करता है, अपनी कमियों में सुधार करता है। वह भविष्य में क्या बनने वाला है इस बात का ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार और आदतों में सुधार करता है। इस प्रकार वह भविष्य में विकास की दशा के लिए अपने मन में पहले ही अनुमान लगा लेता है। तो ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो बच्चों जैसे बात की जाए भाई वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कैसे हैं, तो उसमें हम बात करते हैं वंशानुगत गुण की। वंशानुगत गुण की अगर बात की जाए तो आपको ये पता होगा कि वंशानुगत गुण बेसिकली क्या होते हैं, जो माँ बाप से यानी कि बच्चे को अपने माँ बाप से जीन्स जो मिले होते हैं वो वंशानुगत गुण होते हैं। उन्हीं क्वालिटी के आधार पे बच्चा क्या करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। उन्हीं के अनुसार उसमें बदलाव देखे जाते हैं। जिस तरीके के गुण माँ बाप से उसको मिलते हैं ना, वही वंशानुगत गुण जो है कहलाते हैं। और ये आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे। तो चलिए आइए इनको जरा एक बार देख लेते हैं। वंशानुगत गुण, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि आपने देखा होगा जो नवजात शिशु है उसकी वंशानुगत विशेषताएं उसके माँ बाप के गुणसूत्र में रहती है, यानी जीन्स पे आधारित होती है। माँ बाप के जैसे जीन्स बच्चे को मिलेंगे उसी प्रकार से वो जीवन में आगे बढ़ेगा। चाहे वो त्वचा हो, चाहे वो बाल हो, आंखों का रंग हो, शारीरिक गठन हो, भार हो, ऊंचाई हो, या मस्तिष्क की जो भी कार्य प्रणाली के दिमाग उसका मेंटली कितना स्ट्रांग है, कितना कमजोर है, ये बहुत सारी बातें बालक को वंशानुगत अपने माता पिता से मिलती है, जो जन्म के समय से ही बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार का काम करती है। अगर बच्चे को अच्छे वंशानुगत गुण मिलते हैं तो वह स्वस्थ रहता है और उसका अच्छा विकास होता है। दूसरी तरफ कुछ वंशानुगत बीमारियां होती हैं जो माता पिता से बच्चों में जाती है और बालक के विकास में बाधा डालती है। तो वंशानुगत गुण जो है ये बच्चे के विकास और वृद्धि पर प्रभाव डालते ही हैं। फिर आता है बुद्धि। अगर बुद्धि की बात की जाए, सीखने संबंधी योग्यता, ठीक निर्णय लेने की क्षमता, खुद को दूसरों के में समायोजित करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। यदि बालक बुद्धिमान है तो नई क्रियाओं को वह जल्दी सीख जाता है, जल्दी बोलना सीखता है, अपने विचारों को अच्छे से प्रकट करता है, दूसरे बच्चों के साथ कुछ का व्यवहार जो है परिपक्व वाला होता है, मतलब अच्छा होता है दूसरे के साथ कनेक्टिविटी। इसके विपरीत मंद बुद्धि जो बालक होगा उसका शारीरिक विकास भले ही हो जाए परंतु उसका मानसिक विकास बहुत धीमा होता है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं हम यौन की। तो यौन की बात की जाए तो यौन बालक के विकास में महत्वपूर्ण असर डालता है। लड़कियों में यौन जो मेच्योरिटी होती है यानी जो ऑर्गन्स है बॉडी के, या यौन परिपक्वता है, लड़कों से जल्दी होती है। उनके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो बहुत जल्दी जो है इंक्रीज हो जाते, बढ़ जाते हैं। ठीक है, यौनावस्था में लड़के व लड़कियों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक इमोशनली विकास अलग अलग रूप से विकसित होता है। और ये जो यौन अवस्था का जो मतलब टाइम होता है इसमें यौन अंगों का विकास होता है, ये काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है किशोरों का, क्योंकि वो असमंजस में आ जाते हैं इस स्थिति में। तो उनके साथ उनको समझाना बहुत जरूरी होता है, उन सब चीजों के बारे में या सेक्स एजुकेशन वगैरह देना बहुत बेहद जरूरी होता है। फिर आता है संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो इमोशनली चीजें हैं वो इसमें आती हैं कि बच्चों में कुछ संवेगात्मक विशेषताएं जन्मजात होती है। जैसे कुछ बच्चे भयभीत रहते हैं, डरते हैं, कुछ निडर होते हैं जो बिल्कुल नहीं डरते, कुछ अधिक रोते हैं, कुछ क्रोधित रहते हैं, कुछ शांत रहते हैं। हर बालक में हर तरह के संवेग इमोशन होते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, डर, ईर्ष्या, वीर भाव या शांति प्रिय आदि। जन्म से ही बच्चे में हर कुछ संवेगों की अधिकता होती है। हर तरह के मतलब जो है इमोशन होते हैं बच्चे में, जो आनुवंशिक होते हैं, जो उसको जीन्स में मिलते हैं अपने। उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक व संवेगात्मक माहौल भी उसके संवेगों के विकास को प्रभावित करता है। जैसे उसको माहौल मिलेगा वैसे उसमें इमोशनल चीजें आगे बढ़ेंगी। फिर आते हैं सामाजिक प्रकृति में कि कुछ बच्चे जन्म से ही बड़े सामाजिक दृष्टि से कुशल होते हैं, जो सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, बातचीत करना पसंद करते हैं, वो अधिक अच्छे से अपना सामाजिक समायोजन कर लेते हैं। अतः वह ज्यादा लोगों से जो है मेल जोल रखते हैं, लोगों में आना जाना पसंद करते हैं, उठना बैठना पसंद करते हैं। जन्म से ही
जन्म से ही मतलब वो अपने परिवार में चीजों को देखते हैं, दूसरी प्रकार से वो बाहर भी लोगों के साथ बिहेव करते ही हैं, ठीक है। और वो ज्यादा लोगों से मेलजोल रखते हैं और ज्यादा सीख पाते हैं, और उनका मानसिक विकास भी दूसरे की अपेक्षा ज्यादा होता है। फिर आते हैं पारिवारिक वातावरण पे अगर बात की जाए, तो अक्सर देखा जाता है कि पहला बालक विशेष लाड प्यार से पाला जाता है। घर के छोटे बच्चे बड़े भाई बहनों से जल्दी सीखते हैं। पारिवारिक वातावरण कलेशपूर्ण हो तो या बहुत ज्यादा गरीबी हो तो बच्चों के मानसिक सामाजिक विकास पे खराब प्रभाव पड़ता है। जैसे गरीब घरों में बच्चे पढ़ नहीं पाते क्योंकि घर में इतनी परेशानियां फाइनेंशियली होती है कि बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है। जबकि इसके अलावा विद्यालय का वातावरण की बात करें तो एक विद्यालय में गरीब अमीर विभिन्न जाति धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, और इससे बच्चों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनका सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी होता है। इमोशनली भी सब चीजों से वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं जीवन की घटनाएं व दुर्घटनाएं। आपने देखा होगा कि जैसे एग्जाम्पल की छोटी सी प्रेरणादायक घटना बालक को विकास की ओर अग्रसर कर देती है। अगर जीवन में कुछ ऐसा घटा हो या कोई ऐसी घटना हो जो अंदर तक उसको बिल्कुल झंझोड़ दे, मतलब मीन्स की उसके अंदर तक जो है उसको पीड़ा दे दे, तो उससे वो मोटिवेट होकर जीवन में बहुत अच्छे काम कर जाता है। कई बार लोग IAS IPS तक बन जाते हैं। आपने देखी होगी कई लोगों की कहानियां चलती हैं कि वो इतना मोटिवेट था कि वो जीवन में एकदम आगे बढ़ गया, ठीक है ना। तो उनका फर्क भी पड़ता है कि जब एक छोटी सी प्रेरणादायक घटना बालक को विकास की ओर अग्रसर कर देती है, जबकि परिवार द्वारा छोड़ देना, अगर परिवार ने बच्चे को छोड़ दिया है, सामाजिक दुर्व्यवहार हुआ है, उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो उसकी मानसिक विकास प्रक्रिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो चीजों को नेगेटिव भी ले सकता है, ठीक है ना। आगे आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। धार्मिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता ही है। आस पड़ोस व मोहल्ले का वातावरण अच्छा हो तो बालक का सामाजिक विकास मजबूत होता है, ठीक है। फिर आता है रोग एवं चोट, कि जैसे आपने देखा होगा कि सिर की चोट मानसिक विकास को रोक देती है। कई बार कुछ बीमारियां जैसे पोलियो हो गया, TB हो गया, मानसिक व शारीरिक विकास पर खराब प्रभाव डालती है, उससे बच्चे का व्यक्ति विकास रुक जाता है। सड़क पर चोट लगने से अंग विशेष जैसे हाथ पैर कटना या अंधे होने से मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास भी क्या होता है, प्रभावित होता है, विकास रुक जाता है। और शारीरिक स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ा हुआ भौतिक वातावरण, कि भाई अगर बालक को स्वस्थ व साफ सुथरा जल, खाने की चीजें, वायु, अच्छा भोजन मिले तो उसका शारीरिक विकास मजबूत हो जाता है। अगर काम करने संबंधी भौतिक सुविधाएं, वातावरण हो और रहने के लिए ठीक घर हो या अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, इलाज मिले तो बालक की वृद्धि विकास सही रहता है। परंतु ऐसे भौतिक वातावरण की कमियां उसके विकास को भी रोक देंगे। जहां बच्चा इन सुविधाओं से अछूता होगा तो उसका विकास भी रुक जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे है कि भारतीय किशोरों की आवश्यकताओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। किशोरावस्था यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच परिवर्तन की अवस्था है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था यानी कि चाइल्डहुड एज जो होती है और जो मेच्योरिटी होती है उसके बीच जो एज आती है उसे किशोरावस्था, टीनेज हम कहते हैं। किशोरावस्था मानव जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय है। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो एडोलसेंस शब्द है ये लेटिन भाषा के एडोलसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मैच्योरिटी की तरफ जाना। किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था के बाद आती है। यह अवस्था 13 से 19 वर्ष के बीच मानी जाती है। इस अवस्था को टीनेज भी कहा जाता है। इस अवस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस समय बच्चा बड़ा गर्म खून का होता है। इस अवस्था में बालक स्वयं से तथा अपने परिवार और समाज से संघर्ष करता है। इस अवस्था में बालक शारीरिक परिवर्तन जो उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, समाज में हो रहे कार्य को देखकर या समाज की व्यवस्था को देखकर असमंजस की स्थिति में रहता है, हमेशा परेशान सा रहता है। वो इनको देखकर विरोध करता है, दो लोगों से संघर्ष करता है, इसलिए इसे संघर्ष व तूफान की अवस्था कहते हैं। यह विकास की सबसे जटिल कठोर अवस्था मानी जाती है। जो A.T. जलसील्ड है उनके अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यानी कि चाइल्डहुड एज से अपनी मेच्योरिटी की तरफ हो जाएगा तो वो किशोरावस्था है। जबकि स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था का नाम है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है? इस अवस्था में किशोर अवसाद यानी तनाव का शिकार होता है, बहुत ज्यादा टेंस रहता है, टेंशन लेता है चीजों को देखकर। इस समय विद्रोह करने की भावना होती है, दूसरों से विद्रोह करता है, चीजें पसंद नहीं होती, बच्चे बंधन में या नियमों में रहना पसंद नहीं करते, टीनेज के खासकर। किशोरावस्था अधिकतम विकास की अवस्था है। विकास सबसे ज्यादा इसी में होता है। आवाज में परिवर्तन होता है, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज हल्की हो जाती है, मधुर हो जाती है।
इस अवस्था में बालकों में अपने प्रदर्शन की भावना का विकास होता है। वह चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें देखें। बच्चा दूसरों के सामने अपने काम को अच्छे से करके दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसको सुने, उसको देखें। इस अवस्था में टीनेज में बालक ऊर्जावान होते हैं, किसी भी काम को करने में अपनी पूरी क्षमता व शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह समस्या की आयु होती है। बच्चे अपने शारीरिक परिवर्तन को समझ नहीं पाते। किशोरावस्था तूफान और परेशानी की अवस्था होती है। इस समय लैंगिक परिपक्वता होती है, यानी कि जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जेंडर ऑर्गन जो होते हैं बेसिकली, वो मेच्योर होना शुरू होते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। किशोरावस्था अस्थिरता की अवस्था होती है। इसमें किशोर एक जगह पर स्थिर नहीं होता। बालक एक ही क्षण में आशावादी होता है, खुश होता है, एक ही क्षण में निराशावादी होता है। और इस समय उनको मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है, लोग उनको संभालें, उनको सलाह दें। विषमलिंगी भावना का विकास होता है। इस समय टीन एज में आपने देखा होगा कि बच्चे दूसरे जेंडर की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ बहुत आकर्षित होती हैं। किशोरावस्था में अगर विकास की बात करें तो इस समय लंबाई में जो है परिवर्तन आता है। किशोरावस्था में परिवर्तन बहुत तेज गति से होता है। इस अवस्था में शरीर में बदलाव आता है। 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की ऊंचाई लड़कों की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। 15 वर्ष के बाद लड़कों की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है। इस उम्र में लगभग सभी अपनी लंबाई पूरी कर लेते हैं। आवाज में बदलाव आता है। आवाज में परिवर्तन आता है। लड़कों की आवाज भारी और लड़कियों की आवाज मधुर हो जाती है। आंतरिक बदलाव, जो बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के आंतरिक हिस्सों में बदलाव आते हैं। नाड़ी संस्थान, पाचन तंत्र, रक्त दबाव, हृदय की धड़कन आदि पूरी तरह विकसित हो जाती है। लैंगिक अंगों में बदलाव आते हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग जो हमारे जेंडर जो ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। तर्क जो है, सोचने की शक्ति वगैरह किशोरावस्था में 15 से 19 तक मानसिक विकास अच्छी सीमा पर पहुंच जाता है। प्रत्येक बात को सोच समझ कर विचार कर तर्क के आधार का अर्थ निकालने की योग्यता विकसित हो जाती है टीनेजर्स में। कल्पना शक्ति, किशोर बालक उस परिस्थिति को भी कल्पना करने लगते हैं। इमेजिनेशन जो पावर है उनकी, वो उन चीजों को सोचने लगते हैं जो वास्तव में नहीं होती। मतलब जिन चीजों को नहीं, मतलब वो नहीं है, वो उनको भी सोचने लगते हैं। स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति बढ़ने लगती है, जो वास्तव में लंबे समय तक किसी भी विषय वस्तु के बारे में उन्हें चीजें याद रहती हैं या बहुत पहले समय से संबंधित बातें उन्हें याद रहती हैं। निर्णय लेने की क्षमता होती है। इस समय किशोरावस्था में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वे स्वतंत्र रूप से सोचने तथा निर्णय लेने लगते हैं। किसी भी समस्या का हल निकालकर उससे संबंधित निर्णय लेने की क्षमता का विकास उनमें हो जाता है। संबंधों को समझने की योग्यता आ जाती है। किशोरों में संबंध जो रिलेशंस होते हैं उनके विषय में स्पष्ट समझ होती है कि उसको अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अध्यापक, माता पिता, मित्रों के साथ उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह समझ आ जाती है। वह प्रत्येक के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। समस्या समाधान की योग्यता होती है। किशोरावस्था में किशोर अपनी सूझबूझ से अपनी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम हो जाता है। वह अपनी समस्याओं पर पूर्ण रूप से विचार करता है, उसके निदान उपचार के लिए हर संभव प्रयास करता है। मित्रता संबंधों में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में किशोर सबसे अधिक अपने मित्रों से प्रभावित होता है। अपनी बातें वह अपने मित्रों को बताता है, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताना उसे अच्छा लगता है। समाज सेवा की भावना बढ़ती है। किशोरावस्था में किशोर समाज में गरीबी, दुर्दशा आदि को देखकर विचलित, परेशान होता है। उसके मन में समाज सेवा की भावना विकसित होती है। वह एनएसएस, स्काउट, गाइडिंग, मुफ्त सेवा शिविरों में सहयोग करता है, एनजीओ वगैरह में जाता है, लोगों का हाथ बटाता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है। समूह के प्रति वफादारी होती है, अपने दोस्तों के प्रति हमेशा वफादार रहता है। किशोरों में अपने समूह के प्रति वफादारी होती है। वे अपने समूह के विरुद्ध सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अपने समूह के द्वारा किया गया कार्य उनके लिए सही होता है। वह समूह के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं करते। अपने समूह के प्रति निष्ठावान, ईमानदार हमेशा रहते हैं। ठीक है। सामाजिक रुचियां, आपने देखा होगा कि जो किशोर है ना, वो पार्टियों में, समारोह में, मेलों में ज्यादा शामिल होते हैं। उनको इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा। कॉलेजेस के बच्चे आपने देखे होंगे, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पार्टीज वगैरह में जाने में। वे पार्टियों, मेलों में जाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। समारोह में जाकर लोग अपनी आयु के किशोरों, अपने एज के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और सामाजिक मेलजोल के बाद सामाजिक मेच्योरिटी भी आती है, इसलिए वह समाज की अनेक क्रियाओं में भाग लेते हैं। सोशल ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और सोशल चीजों में फिर पार्टिसिपेट भी करने लगते हैं। इसी टाइम नेतृत्व का विकास होता है। लीडरशिप जो है वो ज्यादा डेवलप हो जाती है। किशोरावस्था में किशोरों में नेतृत्व करने का विकास होता है। वह चाहते हैं कि वह अपने समूह, मित्र मंडली, ग्रुप को लीड करें, खेलों में अपनी टीम के कप्तान बने, कैप्टन बने, सभी उनके निर्देशानुसार जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं उनके अनुसार लोग काम करें। वह नेतृत्व का कार्य, लीडरशिप का कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं और सम्मान प्राप्त करने के लिए वे अपनी तरफ से उस कार्य को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था की समस्याएं क्या है?
किशोरावस्था जो है बेसिकली वो जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है दोस्तों। और अगर हम इसकी बात करें तो किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन जो है लाती है, जिसके बाद किशोर तथा किशोरियां एक तूफानी दौर से गुजरती हैं। किशोरावस्था की कुछ समस्याएं इस प्रकार है कि शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ समायोजन की समस्या होती है। किशोरावस्था का जो काल है ये शारीरिक वृद्धि और विकास की उच्च गति से सामना करता है। इस समय बहुत सारे जो है चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में। कभी कभी किशोरों के लिए इन बदलावों के साथ सामना करना कठिन बन जाता है, वे अपनी दिखावट की जटिलता को महसूस करने लगते हैं। तो आइए देखते हैं इन चेंजेस को कि चेंजेस कैसे कैसे हैं। पहले लैंगिक समायोजन की समस्या। किशोर की बात की जाए तो किशोरावस्था में लैंगिक जो जीवन है उसकी तेजी से वृद्धि होती है लैंगिक चीजों की। सामान्य लैंगिक समायोजन के लिए उन्हें लैंगिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बेसिकली जो सेक्स एजुकेशन है उनके बारे में उनको बताया जाना चाहिए। सूचना देते समय वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। लैंगिक विषय पे स्वास्थ्य में सफाई, जन्म की जानकारी, ये सब चीजें उनको दी जानी चाहिए। इस समय अनियंत्रित व्यवहार होता है बच्चे का। किशोरावस्था में प्रजनन तत्वों की तीव्र गति से वृद्धि होती है। जो प्रेग्नेंट ऑर्गन्स है जो बेसिकली जैसे बच्चे को जन्म देना है, ये सब ऑर्गन्स वगैरह जो चीजें होती है बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। तो ये विकास किशोरों के व्यवहार को चिड़चिड़ा बना देता है। जब बॉडी में चेंजेस आते हैं तो चिड़चिड़ा बिहेव करने लगता है तथा उसमें क्रोध, घृणा और निराशा की भावना पैदा होती है। इस अवस्था में किशोर अपने व्यवहार पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दुविधापूर्ण स्थिति की समस्या होती है। किशोर ना तो बालक होता है और ना ही इस समय प्रौढ़ होता है। वह अपने मूल्यों, अपने आदर्श, अपने इमोशंस में संघर्ष को महसूस करता है, जिसमें उसकी स्थिति हमेशा दुविधापूर्ण परेशानी वाली रहती है। और इस समय जो ये किशोर वाली जो एज होती है इस पर ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति का विकास, अपराधी सोच का विकास भी इस समय होता है। कई बार किशोर समाज के नियम, आदर्शों, मूल्यों के विरुद्ध कार्य करने लगता है और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगता है। नशीली वस्तुओं का प्रयोग भी आरंभ कर देता है। पारिवारिक जीवन में इस समय कठिनाई आती है। इस अवस्था में किशोर आजादी चाहता है, परंतु परिवार में उसे पूर्ण आजादी नहीं मिलती। परिवार के कई बड़े लोगों के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अपने समायोजन में कठिनाई उत्पन्न होती है, वो उनसे मेल नहीं खा पाता। स्वतंत्र फैसले लेने में इस समय कठिनाई आती है कि इस समय जो फैसले उसको लेने हैं वो फैसले अगर उसको नहीं मिल पा रहे तो भी वो संघर्ष करेगा कि भाई वो मतलब किशोर इस समय स्वतंत्र फैसले ले सकता है, पर उसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर जब प्रदान नहीं किया जाता तो उसके बाद वो मानसिक रूप से कष्ट झेलता है, वो परेशान होता है, वो विद्रोह करता है। इस समय आत्म प्रदर्शन की अधिकता होती है। बच्चा चाहता है लोग उसे देखें। किशोर समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान चाहता है, जिसके कारण उसमें आत्म प्रदर्शन की भावना तेज हो जाती है। वह मनमाने रूप से व्यवहार करता है, जिसके उसके व्यवहार में काफी बदलाव आता है। इस समय जटिल समस्याओं का सामना भी करता है किशोर, और किशोरियों को इस अवस्था में अनेक कठोर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपनी आयु के किशोर किशोरियों से नए संबंध स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी अवस्था में किशोर किशोरियों की पारिवारिक जीवन, अच्छे नागरिक और व्यवसाय आदि के बारे में फैसले लेने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था में विशेष या सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का वर्णन कीजिए। जब बच्चे का इंटेंसिव पीरियड होता है शैशव अवस्था का, तो उसमें विशेष और जो बारीकी जो कौशल होते हैं वो कैसे विकसित होते हैं। कह रहा है इस अवस्था में क्रियात्मक विकास, विकासात्मक निर्देशन जो होते हैं वो नियम के अनुसार होते हैं। विकास निर्देश अनुसार चलता है। इस नियम के अनुसार पहले सिर डेवलप होगा, फिर धड़, फिर हाथ, फिर पैर। इस तरीके से बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो काम करेंगे। सिर के क्षेत्र का क्रियात्मक विकास कैसे होता है। यदि 1 महीने के बालक को पेट के सहारे लिटा दिया जाए तो वह सिर को थोड़ा ऊपर उठाता है। 2 माह का बालक अपने सर को 30 डिग्री कोण में उठा लेता है। 4 माह का बालक हाथ का सहारा लेकर उठता है। 5 और 6 माह का बालक को यदि बिठा दिया जाए तो वह बैठे बैठे अपनी गर्दन को घुमाने लगता है। बालक के होंठ को स्पष्ट करने पर मुस्कुराने की क्रिया जन्म के पहले सप्ताह के अंत तक दिखाई देती है। फिर धड़ का विकास होता है। बाल्यावस्था में धड़ के 2 क्रियात्मक विकास होते हैं। प्रथम उलटना शुरू कर देता है, दूसरा बैठना। उलटना लुढ़कना तो पहले शुरू कर देता है, फिर आता है बैठना। जन्म से 5 दिनों तक बच्चा मुड़ नहीं सकता। 2 महीने होने पर बच्चा करवट से पीठ के बल जो है वो पलटी ले सकता है। 6 महीने होने पर बच्चा किसी भी दिशा में करवट ले सकता है। इसी प्रकार के करवट लेने के लिए बच्चा पहले सर को मोड़ता है और फिर धड़ को। 8 महीने का बालक बिना किसी सहारे के काफी समय बैठ सकता है। 12 महीने का बच्चा बैठे बैठे अपने पूरे बिना गिरे मोड़ सकता है। 2 साल का बच्चा मूत्राशय और मलाशय में अंतर कर सकता है। उसको टॉयलेट और पॉटी में डिफरेंस पता लग जाता है।
फिर आता है हाथों में क्रियात्मक विकास। हाथ और उंगलियों का विकास 6 महीने में ना होकर बाल्यावस्था में शुरू होता है। फिर पैरों का विकास शुरू होता है। पैरों का चलाना बच्चा माँ के गर्भ में ही सीख लेता है, किक मारता है माँ की कोख में पहले बच्चा। फिर जन्म के बाद यह गतियाँ और अधिक बढ़ जाती हैं। एक 6 माह का बच्चा लेटे लेटे पलट जाता है, वह अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। 10 माह का बच्चा चीज़ों को पकड़कर खड़ा होता है। बाद में वह धीरे धीरे चलना सीख जाता है। छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, देख लीजिएगा। फिर आता है रूढ़िवादिता से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। रूढ़िवादी मीन्स जो स्टीरियोटाइप्स लोग होते हैं, बड़े कट्टर होते हैं, आपने सुना होगा। रूढ़िवाद एक विचारधारा है जो पारंपरिक संस्थाओं, विश्वासों और मूल्यों के संरक्षण पर जोर देती है। बेसिकली पुराने ख्यालात, पुरानी विचारधाराओं के लोग जो होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं। यह समाज में स्थापित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरक्षित और बनाए रखने का प्रयास करती है। सामाजिक जीवन में रूढ़ि युक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लिपमैन ने 1922 में किया था। रूढ़िवादी विचारधारा में नीति, नैतिक, धार्मिक मूल्यों पर विश्वास होता है। लोग अपनी परंपराओं पर, नीतियों पर, धार्मिक चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं। रूढ़िवादिता पारंपरिक अधिकारों पर आधारित होती है। जो लोग प्राचीन परंपराएं चलाते आ रहे हैं वो वैसा ही चीजों को चाहते हैं। रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह से जुड़ी एक प्रवृत्ति है। इसमें पहले से ही लोग अनुमान लगाते हैं। इसमें मौजूदा सबूतों को नए सबूतों से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मतलब लोगों के पास जो सोर्स पहले से ही, लोग उन पर विश्वास करते हैं, ना कि नई चीजों पर। वो बदलाव नहीं चाहते, ये रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी सामाजिक विज्ञान की एक विचारधारा है। यह पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होती है, प्राचीन ख्यालातों पर, और तार्किकता, वैज्ञानिकता पर नहीं। ये वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा कभी नहीं देते। परंपराओं पे, धर्म पे और अपने मूल्य पर विश्वास करते हैं। रूढ़िवादिता लोगों को समूह में बांटने का एक तरीका है। इन समूह में बांटने के लिए लोगों की आयु, वजन, व्यवसाय, त्वचा का रंग, लिंग वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। लोग जातियों में बटे हुए हैं, लोग धर्मों में बटे हुए हैं, आपने देखा होगा। ये सब रूढ़िवादिता ही है। रूढ़िवादिता पूर्व ग्रहित विचार और सरलीकृत छवियां होती हैं। ये लोगों को देखने, उनके साथ बातचीत करने या उनके साथ व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। मैंने कहा ना, लोग जाति और धर्म के बंधनों में इतने बंध गए हैं कि लोग उसी आधार पर लोगों को पहचानते हैं। रूढ़िवादिता लोगों को तेजी से फैसले लेने में मदद करती है, इसलिए लोगों को बिना सोचे समझे इन्हें स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह किसी चीज के बारे में मौजूदा सबूतों को नए सबूतों से ज्यादा अहमियत देने की एक सोच है। ये मतलब अपने पास जो पहले पुराने ख्यालात हैं उनको ज्यादा अहम मानते हैं, बाकियों को बाद में। अगला है कि संवेग क्या है और संवेग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। संवेग बेसिकली इमोशंस होते हैं। संवेग अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी अनुवाद है, और तथा इमोशन लैटिन भाषा शब्द इमोविएट से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना या हलचल करना या उथल पुथल मचाना। संवेगों के प्रकार की बात की जाए, सकारात्मक संवेग भी होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं, वह संवेग जिसमें व्यक्ति एवं समाज का लाभ हो, सकारात्मक संवेग कहलाते हैं। जहां पे लोगों की भलाई हो, जैसे मनोरंजन करना, प्रेम इत्यादि। संवेग दो प्रकार के होते हैं, अच्छे संवेग और बुरे संवेग। लेकिन संवेग अच्छे हैं या बुरे, इसका फैसला संवेगों की विशेषता को ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर आते हैं नकारात्मक संवेग। ऐसे संवेग जो समाज के लिए लाभदायक ना हो, जिससे समाज का नुकसान हो, या लोग गुस्से में जो है समाज को नुकसान पहुंचाए, तो वो नकारात्मक संवेग कहलाते हैं। प्राथमिक संवेग लक्ष्य केंद्रित व्यवहार से जुड़े होते हैं, जहां पे व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है। प्राथमिक संवेग तनाव, कुंठा से भंग होने के परिणाम स्वरूप बनता है। निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने पर प्रसन्नता होती है। जब व्यक्ति कोई लक्ष्य हासिल करता है तो उसे खुशी होती है, इससे बालक का तनाव समाधान हो जाता है। इसे प्राथमिक संवेग कहते हैं। फिर आता है आत्म मूल्यांकन से संबंधित संवेग, जहां वो सेल्फ मोटिवेट होता है। जब व्यक्ति अपना निर्धारित तय किया हुआ लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तब उसका तनाव कम होता है। लक्ष्य प्राप्त कर लेने से व्यक्ति को मानसिक संतोष, खुशी की प्राप्ति होती है। फिर दूसरे व्यक्ति से संबंधित संवेग क्या है? कुछ संवेगों का संबंध दूसरे व्यक्तियों से होता है। उदाहरण, प्रेम का संवेग, लोग दूसरों से प्रेम करते हैं। इस संवेग में दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में तीव्र संवेग उत्पन्न होता है, दूसरे से इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा होने लगता है। फिर है अभिभावकों से, माता पिता से अलगाव से आप क्या समझते हैं? अलगाव मीन्स अलग होना, आपको पता होगा। अलगाव बालक को कैसे प्रभावित करता है? लगाव और पृथक्करण दोनों तत्व ऐसे हैं जो बच्चे के व्यवहारों को हर विकास अवस्था पर एक विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। बालक के व्यक्तित्व, जीवन का कोई भी पक्ष इन तत्वों से छुपता नहीं है। बच्चे का स्कूल जाना माता पिता को पीड़ा का अनुभव कराता है। बच्चा स्कूल जाता है ना, तो माँ बाप पहली बार बहुत दुख से भेजते हैं, घबराते हैं, घर पे बैठे बैठे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि उनका बच्चा कहीं रो तो नहीं गा, उनके बच्चे को चोट तो नहीं लगी, बच्चा कहीं खा रहा है नहीं खा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं, उसका बाकी चीजों में मन लग रहा है नहीं। उन्हें लगता है कि कहीं उनके बच्चे के साथ कुछ गलत ना घटित हो जाए। इसके अलावा बच्चे का घर पर अपने अभिभावकों से दिन प्रतिदिन
लगाव और बढ़ता जाता है। जब लगाव होता है तो पृथक्करण भी होगा, बच्चा अलग भी होगा। अतः बच्चों का उन देखभाल करने वालों से, मतलब माता पिता से दूर होना जिनसे वे बहुत अधिक जुड़े होते हैं, प्रेम करते हैं, या जिनके साथ उनका लगाव होता है, वो पृथक्करण यानी अलगाव कहलाता है। जब माता पिता बच्चे से जुड़ते हैं तो लगाव है, जब अलग होते हैं तो अलगाव कहलाता है। प्रभाव क्या होगा? दुख का दर्शन। अलगाव के दौरान जब बच्चा अलग होता है तो बच्चा दुख का प्रदर्शन करता है, बच्चा रोता है। दुख 5 चरणों से प्रदर्शित होता है। सदमा लगता है, गुस्सा आता है, सौदेबाजी, अवसाद, तनाव या दृढ़ता, मजबूती। यह बताना आवश्यक होगा कि व्यवहार किसी भी क्रम में हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि यही क्रम हो। जैसे कि गुस्से मतलब ये जो चीजें बताई ना, सदमा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, सौदेबाजी, तो ये ऐसा नहीं कि इसी तरीके से दुख होगा, नहीं। दुख कैसे भी हो सकता है। गुस्से के बाद बालक तनाव का प्रदर्शन कर सकता है। अब गुस्सा यहाँ है, फिर तनाव आ गया। सदमे के बाद दृढ़ता आ सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, दुख कैसे भी हो सकता है। छोटे और बड़े बच्चों द्वारा अभिव्यक्ति। प्रारंभ शुरुआती स्थिति में बच्चा अलगाव को या परिवार के टूटने को समझ नहीं पाता है। यह स्थिति पहले 5 वर्ष तक होती है। बड़े बच्चे भी भ्रम में रहते हैं, लेकिन बड़े बच्चे छोटों से अधिक जल्दी इस बात को समझ लेते हैं, अलगाव को मतलब समझ लेते हैं। लेकिन छोटा बच्चा जल्दी से उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, वो रोता बहुत ज्यादा है अलग होते ही। भिन्न प्रतिक्रिया होती है, अलग अलग रिएक्शन होते हैं। पृथक्करण जब अलग होना या तलाक जैसी स्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करके व्यक्ति भावनाओं को प्रकट करता है। प्रतिक्रिया उनकी आयु स्वभाव पर निर्भर करती है। जब अलग होते हैं ना कोई भी, तो वो रिएक्शन भी अलग तरीके का होता है, हर एज का अपना अलग होता है। और यह पृथक्करण माता पिता के भी द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट या सहयोग, संघर्ष या सहयोग पर निर्भर करता है। अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्रतिक्रियाएं होती हैं। माता पिता की प्रतिक्रिया के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों की प्रतिक्रिया भी बच्चों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है कि बच्चे क्या रिएक्ट करेंगे। माता पिता में लगातार झगड़ों से बच्चे गंभीर रूप से आहत दुखी होते हैं। बच्चों के लिए समय तनावपूर्ण होता है। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि संवेग क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी अनुवाद है, तथा इमोशन लैटिन भाषा के शब्द इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना या हलचल मचाना या उथल पुथल मचाना। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको पढ़ने जरूर हैं। नैतिक विकास क्या है? नैतिकता का विकास या नैतिक विकास को जीने की कला भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ईमानदारी, मित्रता, सद्भावना, अच्छे काम, आज्ञा पालन, सच्चाई आदि विभिन्न गुण आते हैं। इसे नैतिक विकास कहते हैं। गुस्सा शब्द एक ही प्रकार की समस्या को लीड करता है। गुस्से में हम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुस्सा एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हम दूसरों को हानि या कष्ट पहुंचाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? ये सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, क्योंकि दोनों की विशेषता अलग अलग है। भाई त्वचा का रंग अलग है, भाषा का फर्क होता है, शरीर का आकार और भार अलग होता है, आयु का फर्क होता है, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। आयु वर्ग की विशेषता अलग अलग होती है। विकास की दर भी सभी में अलग अलग होती है। किसी का विकास तेज होता है, किसी में धीरे, किसी में विकास जल्दी होता है तो किसी में विकास देर से होता है। सभी बालक वृद्धि विकास के बारे में समान नहीं होते। कोई भी दो इंसान एक से नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग होता है। चाहे दो बच्चे हों जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, परंतु उनमें भिन्नता जरूर होती है। कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामाजिकरण, इस शब्द का प्रयोग सामाजिक अधिगम के अनुभव के बारे में किया जाता है, जिसका परिणाम व्यक्ति के समाज के एकीकरण के रूप में सामने आता है कि बच्चा या व्यक्ति समाज में किस तरीके से मतलब मिल रहा है, मेलजोल कर रहा है। उसका प्रयोग सामाजिक अधिगम की लंबी और जटिल प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। सामाजिकरण का मतलब ये होता है कि समाज में रहकर सीखता है, फिर समाज में शामिल होता है। ये प्रक्रिया सामाजिकरण की कहलाती है, जिसके द्वारा एक शिशु का वयस्क के रूप में विकास होता है, वह समाज में मिलकर उसका अंग बन जाता है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण प्रक्रिया एकरूपता को बढ़ावा देती है, लोगों को एकजुट करती है। फिर आता है सामान्य बालक। सामान्य शब्दों की व्याख्या अलग अलग प्रकार से की जाती है, जैसे किसी माप, प्रतिमान या प्रतिरूप के अनुसार किसी वस्तु या मनुष्य के व्यवहार का होना सामान्य कहलाएगा। हर व्यक्ति में हर तरीके का बिहेवियर होता है, तो सामान्य नॉर्मल है। उदाहरण, एक व्यक्ति किसी समाज के नियमों के अनुसार कार्य करता है तो उसे सामान्य समझा जा सकता है, क्योंकि हर कोई नियम को फॉलो करता है। लेकिन हर व्यक्ति अगर नियम को या एक व्यक्ति नियम को किसी अलग तरीके से ले रहा है, तो जैसे सपोज कि किसने कोई क्राइम किया, पुलिस आई, तो सबको पता पुलिस आएगी तो कार्यवाही करेगी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है, पुलिस के आगे उल्टा बोल रहा है, तो यानी कि वो क्या हो गया, फिर वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य हो गया एक तरीके से। या कोई नियम के अनुसार चल रहा है तो सामान्य, कोई नियम के अनुसार नहीं चल रहा तो असामान्य है। ठीक उसी प्रकार एक सामान्य बालक समाज और संस्कृति के अनुसार कार्य करता है, वह सामान्य बालक कहलाता है। ठीक आता है सुखवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं? सुखवाद का अर्थ है ऐसा कार्य जिसे करके आनंद या सुख की प्राप्ति होती है, उसे सुखवाद कहा जाता है।
सुखवात शब्द से हमें समझ आता है कि जिन कार्यों से व्यक्ति का मन सुखी हो, संतुष्ट होता है, वह सुखवात का सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे डाल दिया गया है, यहाँ से आपको बहुत सारी PDF देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।